हेलो दोस्तों, मैं हूं मारिया चौधरी। क्राइम स्टोरी इन्फो डॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है राजस्थान की। 3 अक्टूबर 2017 को राजस्थान के अलवर शहर की शिवाजी पार्क कॉलोनी में संध्या शर्मा और कविता शर्मा नाम की दो बहनें रात को छत पर सोई हुई थीं, जबकि परिवार के सभी लोग नीचे घर में सोए हुए थे। लेकिन छत पर सुबह ही सूरज की रोशनी के कारण संध्या और कविता की नींद उस दिन जल्दी ही खुल गई, जिसकी वजह से वो दोनों बहनें पानी का मोटर ऑन करने के लिए नीचे आ गईं। लेकिन जैसे ही मोटर ऑन करने के बाद वो दोनों बहनें कमरे के अंदर गईं, तो वहां का दृश्य देखकर उनके मुंह से चीख निकल गई। उनके रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। वो लोग भागकर बनवारी लाल शर्मा के घर में जाते हैं, लेकिन पड़ोसियों ने भी जब उस कमरे के अंदर का मंजर देखा तो एक पल के लिए उनका भी कलेजा दहल गया, क्योंकि उस कमरे में लाशें ही लाशें पड़ी थीं। घर के मुखिया बनवारी लाल और उनके तीनों बेटे अमन, हैप्पी, अज्जू और बनवारी लाल के भाई का बड़ा बेटा निक्की घर में उन सभी के शव खून से लथपथ पड़े हुए थे। बनवारी लाल और बड़ा बेटा अमन बेड पर पड़े थे। उनके अलावा घर के सभी लोग फर्श पर पड़े थे। बनवारी लाल के पड़ोसी देखते ही समझ गए थे कि उस घर के अंदर कत्ल नहीं बल्कि कत्ले आम हुआ है। वहां पर मौजूद पड़ोसियों ने देखा कि बनवारी लाल और अमन अभी जिंदा हैं, यानी उनकी सांसें चल रही हैं। पुलिस ने उन दोनों को तुरंत ही एम्बुलेंस से नजदीकी हॉस्पिटल भिजवा दिया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक ही घर में 5 लोगों के कत्ल की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई थी। पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ डॉक्टरों और फोरेंसिक की टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई। इधर बनवारी लाल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। संध्या तो अपने पति और बच्चों की लाशें देखते ही बेहोश हो गई थी। वो बार बार बेहोश हो जाती थी, जिसकी वजह से उसको भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम उस घर की बारीकी से जांच करती है। कमरे में हर तरफ खून के धब्बे थे। घर की दीवारें, फर्श, बेड और बिस्तर सब कुछ लाल रंग में रंगा हुआ था। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को दीवारों पर कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं और घर का कुछ सामान भी अपनी जगह से इधर उधर था। उस सामान से भी फिंगरप्रिंट्स उठाए जाते हैं, क्योंकि 2 शवों को तो पहले ही हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था। शुरुआती जांच करने के बाद घर में मौजूद तीनों बच्चों के शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। इसके बाद डॉक्टर्स की एक टीम उन 5 शवों को पोस्टमार्टम करती है। इधर पुलिस भी अपनी तफ्तीश और पूछताछ करनी शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर वो बदमाश घर के अंदर किस तरह घुसे थे, क्योंकि उस घर में एंट्री करने के लिए 2 दरवाजे थे। एक तो मेन दरवाजा था जो एक गली में खुलता था, जबकि दूसरा दरवाजा एक कमरे में खुलता था। कविता ने पुलिस को बताया कि सुबह सवेरे जब वो दोनों बहनें छत से नीचे आईं, तो उन्होंने देखा कि घर का मेन गेट खुला हुआ है। उसकी कुंडी खुली हुई थी, यानी जिस तरह से रात में उस गेट को बंद किया था, वो उस तरह से बंद नहीं था। कविता के बयान से पुलिस को लगा कि बदमाश में दरवाजे से ही घर के अंदर आए होंगे, लेकिन उस दरवाजे पर फोर्सफुली एंट्री का कोई भी सबूत नहीं था, यानी उस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई थी। ऐसा कुछ पुलिस को नजर नहीं आया। तो क्या दरवाजे को अंदर से ही खोला गया था? क्योंकि ऐसा सामूहिक कत्ल भी कोई अकेला इंसान तो नहीं कर सकता था। जरूर इसमें कई लोग शामिल रहे होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि जब ये वारदात हुई थी, तो उस समय चीख पुकारिया हाथापाई की आवाज छत पर सो रही कविता और संध्या को तो जरूर सुनाई देनी चाहिए थी। पड़ोसियों का भी यही कहना था कि उन्होंने भी इस घर से किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनी थी। यही नहीं, बल्कि फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में सो रहे बनवारी लाल के परिवार वालों ने भी कोई आवाज नहीं सुनी थी। यह घटना 2 और 3 अक्टूबर के दरमियानी रात को हुई थी।
उस रात बनवारी लाल के छोटे भाई मुकेश घर पर मौजूद नहीं थे। मुकेश इस घटना से 3 दिन पहले ही अपने काम के लिए शहर से बाहर चला गया था। हालांकि इस वारदात के बाद घरवालों ने मुकेश से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नाकामयाब रहे। यानी इधर उनके घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई थी और मुकेश को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद पुलिस की कई टीमें बनाई जाती हैं और उन्हें अलग अलग काम सौंप दिए जाते हैं। साथ ही घटना स्थल के आसपास और रास्ते पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगालने की कोशिश की जाती है। हालांकि वहां पर बहुत ज़्यादा कैमरे नहीं लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ दुकानों और कुछ बड़े घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाता है, मगर फिर भी कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि उन सीसीटीवी कैमरों में कोई भी सस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा था। दरअसल बनवारी लाल के घर में आने के लिए कई ऐसे रास्ते थे जिनसे कोई भी व्यक्ति बिना किसी कैमरे की नज़र में आए उस घर में आराम से आ जा सकता था। इसके बाद पुलिस ने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि बनवारी लाल की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। लेकिन अगर बनवारी लाल की किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा होता तो भी बनवारी लाल का ही कत्ल होता। लेकिन यहाँ पर तो मासूम बच्चों का भी बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया था। इसके बाद पुलिस शर्मा परिवार के हर व्यक्ति के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करती है, क्योंकि हो सकता है यहीं से कोई सुराग मिल जाए। दरअसल साल 1999 में बनवारी लाल की शादी राजगढ़ की रहने वाली संध्या शर्मा से हुई थी। शादी के बाद उनके 3 बच्चे भी हुए, जिनमें सबसे बड़ा बेटा अमन 17 साल का था, उनका दूसरा बेटा हैप्पी 15 साल का था और सबसे छोटे बेटे अज्जू की उम्र 14 साल थी। बनवारी लाल की शादी के कुछ साल बाद उसके छोटे भाई मुकेश की शादी भी बनवारी लाल की पत्नी संध्या की बहन कविता से हो गई थी। मुकेश और कविता के भी 2 बच्चे थे। उनका बड़ा बेटा निक्की 12 साल का था, जबकि उनका छोटा बेटा विनय मानसिक रूप से बीमार था, यानी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। ये पूरा परिवार पहले तो अपने पुश्तैनी मकान में अलवर जिले के कठूमर तहसील के गारू गांव में रहता था। लेकिन इस घटना से करीब 14 साल पहले बनवारी लाल का पूरा परिवार काम के सिलसिले में शिवाजी पार्क में आ गया था। गांव में उनका पुश्तैनी मकान था, उनके पास थोड़ी बहुत जमीन भी थी। उन सब की देखभाल बनवारी लाल के चाचा का परिवार करता था। लेकिन जब बनवारी लाल ने अपने चचेरे भाइयों से जमीन का बंटवारा करने को कहा तो वो लोग बहाने करने लगे, जिसकी वजह से जमीन के बंटवारे को लेकर बनवारी लाल का अपने चाचा से जमीनी विवाद शुरू हो गया था। मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि बात मारपीट तक आ चुकी थी। लेकिन फिर गांव वालों और सभी गांव वालों ने उन दोनों परिवारों के बीच सुलह करा दी थी। ये बात इस घटना से करीब 3-4 साल पहले की थी। लेकिन जब 5 लोगों का कत्ल हुआ तो अचानक लोगों के ये बात याद आ गई थी, जिसकी वजह से पुलिस की जांच अब जमीनी विवाद की तरफ ही घूम गई थी। इस बात की पुष्टि करने के लिए पुलिस हॉस्पिटल में एडमिट बनवारी लाल की पत्नी संध्या से भी पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान संध्या ने यह ही कहा कि इस कत्ल के पीछे उसके पति के खानदान के लोग ही शामिल रहे होंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने जमीन को लेकर मारपीट की थी। अभी ये सारी चीजें चल ही रही थीं, तभी किसी रिश्तेदार का ध्यान बनवारी लाल की स्कूटी पर गया। दरअसल बड़े बेटे अमन को 12th का एग्जाम पास करने पर बनवारी लाल ने उसे एक स्कूटी खरीद कर दी थी, लेकिन अब वो स्कूटी घर पर नहीं थी। आज पड़ोस के लोगों में भी ये खबर फैल गई। पड़ोसियों से भी स्कूटी के बारे में पूछा जाता है, लेकिन किसी ने भी उस स्कूटी को वहां पर नहीं देखा था और जब हर जगह ढूंढने पर भी वो स्कूटी नहीं मिली तो पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद कातिल ही स्कूटी को लेकर फरार हो गए होंगे। इधर पोस्टमार्टम करने के बाद घटना वाले दिन यानी 3 अक्टूबर की शाम को ही 5 शव परिजनों को सौंप दिए गए। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी।
लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने पुलिस को बताया था कि उन्हें लगता है कातिलों की इस परिवार से बहुत गहरी दुश्मनी रही होगी, जिस कारण बड़ी ही निर्ममता से उन सभी को कत्ल किया गया। इसके अलावा पेट और दिल पर भी कई वार किए गए और उनकी गर्दन पर भी छुरी के निशान थे। साथ ही पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने पुलिस को बताया था कि उन 5 लोगों में से 4 लोगों को कोई नशीली चीज खिलाई गई थी, क्योंकि उन 4 लोगों के शरीर पर रेसिस्ट करने के कोई भी निशान नहीं थे और ना ही वारदात के समय उनमें से किसी ने कातिलों से विरोध किया था। उनमें केवल एक बनवारी लाल का बड़ा बेटा अमन ही ऐसा था जिसकी बाह पर चाकू के कई निशान मिले थे, जिससे लग रहा था कि उसने ही कातिलों का विरोध किया है। यानी अमन के अलावा बाकी सभी को बेहोशी की हालत में कत्ल किया गया था। जांच के दौरान घरवालों ने पुलिस को बताया कि घटना वाली रात को सभी लोग जल्दी सो गए थे और उन्हें उस रात नींद भी बहुत गहरी आई थी। शायद यही वजह थी कि उस रात किसी ने भी घर में कोई शोर नहीं सुना था। इधर पुलिस सोच रही थी कि पूरे परिवार को एक साथ इतनी गहरी नींद कैसे आ सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उस पूरे परिवार को ही नशीली चीज खिलाई गई हो। घर में पिछली रात की कुछ रोटियां और सब्जी वगैरह बची हुई थी। पुलिस ने उनको भी जांच करने के लिए लैब में भिजवा दिया, क्योंकि अब पुलिस को शक होने लगा था कि कहीं ना कहीं इस वारदात के पीछे घर के ही किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है, क्योंकि घर में दरवाजा भी अंदर से ही खोला गया था। इधर पुलिस की एक टीम बनवारी लाल के बेटे अमन की स्कूटी को भी तलाश करना शुरू कर देती है। इसी दौरान पुलिस को किसी ने खबर दी कि रेलवे स्टेशन के पास मंडी मोड़ पर एक लावारिस स्कूटी खड़ी है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने स्कूटी को कब्जे में ले लिया और उसे बनवारी लाल के घर वालों को दिखाया। उन्होंने देखते ही पहचान कर ली, वो स्कूटी बनवारी लाल की ही थी। उस स्कूटी पर भी खून के कुछ धब्बे पाए गए थे, उसके हैंडल पर भी निशान थे। इसके बाद पुलिस मंडी मोड़ पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर स्कूटी को यहाँ पर किसने पार्क किया था। आखिरकार पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी रात 1:48 पर 2 लोग स्कूटी से आते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति मंडी मोड़ पर ही उतर जाता है। वहां पर लगी पानी की टंकी में उस व्यक्ति ने अपने हाथ पैर और मुंह धोए, जबकि दूसरा व्यक्ति उस स्कूटी को एक दीवार के पीछे ले जाकर लावारिस हालत में छोड़ देता है। इसके बाद वह दूसरा व्यक्ति भी पानी की टंकी के पास आता है, उसने भी अपने हाथ पैर धोए और फिर वह दोनों वहां से फरार हो गए। रात में अंधेरा होने की वजह से उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन स्कूटी पर जो फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे वो तीनों ही फिंगरप्रिंट्स मौके वारदात पर थे। जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उनसे मैच हो गए थे। मुकेश का भी अभी तक कुछ अता पता नहीं था। पुलिस को उस पर भी शक था। पुलिस अभी माथापच्ची कर ही रही थी, लेकिन फिर पुलिस को लगा इस बारे में अगर कोई सबसे ज्यादा और सबसे सटीक जानकारी दे सकता है तो वो है बनवारी लाल की पत्नी संध्या शर्मा, जिसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इसके बाद पुलिस हॉस्पिटल में पहुंचती है और डॉक्टरों से पूछती है कि संध्या को कब तक होश आएगा, यानी उसकी हालत कब तक ठीक हो सकती है, क्योंकि हमें संध्या से कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। लेकिन तभी डॉक्टर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये महिला बीमार नहीं है, बल्कि बीमार होने का नाटक कर रही है। पुलिस के लिए इतना ही काफी था। इसके बाद पुलिस संध्या के पास जाती है, उसे जगाती है और उसे हॉस्पिटल से सीधे पुलिस स्टेशन लेकर आती है। साथ ही संध्या के मोबाइल फोन को भी चेक किया जाता है। उसके मोबाइल फोन की CDR यानी कॉल डिटेल में पुलिस को एक नंबर मिलता है। उस नंबर पर इस घटना से कुछ दिन पहले तक संध्या की काफी ज्यादा बात होती थी,
लेकिन इस वारदात के बाद अचानक से उस नंबर पर संध्या की बातचीत होनी बंद हो गई। आखिर वो नंबर किसका था? इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने उस नंबर की भी कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल से पता चला कि वो नंबर हनुमान प्रसाद जाट उर्फ जैक का है। और जब हनुमान प्रसाद की लोकेशन चेक की गई कि घटना वाले दिन यानी 2 अक्टूबर 2017 को रात 10:30 बजे से लेकर करीब 2 बजे तक उसकी लोकेशन बनवारी लाल के घर के आसपास ही थी। जैक उदयपुर का रहने वाला था। इसके बाद बिना देरी किए अलवर पुलिस की टीम उदयपुर पहुंचती है और जैक को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब उसे संध्या के समय सामने लाया जाता है तो जैक को पुलिस स्टेशन में अपने सामने खड़ा देखकर संध्या घबरा जाती है और वो अपना जुर्म स्वीकार कर लेती है। दरअसल संध्या ने ही अपने प्रेमी और 2 किराए के कातिलों के साथ मिलकर अपने पति और जिगर के टुकड़ों यानी तीनों बच्चों और भतीजे को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। संध्या एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसको लग्जरी लाइफ स्टाइल, महंगे कपड़े और महंगी गाड़ियों का शौक था। लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में कर दी थी, जहां पर घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से चल पाता था। और जब संध्या के 3 बच्चे हो गए तो जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई। दरअसल संध्या पहले से ही थोड़ा बहुत ताइक्वांडो मार्शल आर्ट जानती थी, इसलिए फिर से उसने ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ली और फिर खुद भी वो ताइक्वांडो कोच बन गई। वो अलवर जिले के लोकल बच्चों को ट्रेन करने लगी, यानी कोचिंग देने लगी। क्योंकि ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के टूर्नामेंट्स भी होते थे, तो संध्या भी अलग अलग शहरों में उन बच्चों को लेकर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी। संध्या के द्वारा ट्रेन किए गए बच्चे नेशनल लेवल तक खेल चुके थे और अब संध्या भी अपने पति के साथ घर का खर्च उठाने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2015 में एक टूर्नामेंट्स के दौरान संध्या की मुलाकात उदयपुर के रहने वाले हनुमान प्रसाद उर्फ जैक से हुई। हालांकि उस समय संध्या शादीशुदा थी और वो 3 बच्चों की मां थी। वहीं जैक संध्या से 10 साल छोटा था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। हनुमान प्रसाद उदयपुर में ही BP8 का कोर्स कर रहा था, जिसकी वजह से उसका कॉम्बैट स्पोर्ट में टूर्नामेंट्स में भी आना जाना होता रहता था। ऐसे ही टूर्नामेंट्स के दौरान संध्या और जैक उदयपुर में मिले थे। क्योंकि संध्या खूबसूरत थी और उसे देखने से नहीं लगता था कि वह 3 बच्चों की मां है। खैर, इस मुलाकात के बाद इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने शुरू हो गए थे। जैक का एक दोस्त भी था जिसका नाम मट्टू सरकार था। वो अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ के किसी गांव का रहने वाला था। जैक अपने दोस्त मट्टू सरकार से मिलने के बहाने अलवर आता है और संध्या भी बच्चों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देने के बहाने जैक से मिलने के लिए जाती थी। वो दोनों कई कई दिनों तक मट्टू सरकार के घर पर ही रहते थे। लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आखिर कितने दिनों तक छुपा रह सकता था। और फिर एक दिन बड़ा बेटा अमन अपनी मां को जैक के साथ देख लेता है। अमन सारी बात अपने पिता बनवारी लाल को बताता है। बनवारी लाल संध्या को बहुत डांटते फटकारते हैं और उसे समझाते हैं कि ये काम तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन संध्या तो जैक के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से संध्या के घर के बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन संध्या तो प्यार में बहुत आगे निकल चुकी थी। वो अब जैक से शादी करना चाहती थी, उसके साथ ही जिंदगी बिताना चाहती थी। संध्या और जैक का मिलना जुलना तो बंद हो गया था, लेकिन अब संध्या भी घर वालों से छिपकर जैक से फोन पर बातें करती थी। लेकिन फिर अचानक इस घटना से 3 महीने पहले संध्या ने जैक से कहा कि अब उसके पति बनवारी लाल और उस बड़े बेटे अमन को रास्ते से हटाना ही होगा। शुरू में तो जैक ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन वो भी संध्या से प्यार करता था
और उससे शादी करना चाहता था। इसलिए संध्या के बार बार कहने पर जैक भी तैयार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। कत्ल से करीब 2 महीने पहले जैक 2 फर्जी सिम खरीदता है। एक सिम उसने खुद रखा जबकि दूसरा सिम उसने संध्या को दे दिया। अब वो दोनों इन्हीं नंबरों से बात करते थे क्योंकि उन्हें दीपक और कपिल मात्र 3000 रुपये में 2 कत्ल करने के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद इस घटना को अंजाम देने के लिए 2 अक्टूबर को दिन चुना गया। घटना से 3 दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को जैक ने एक चाकू को ऑनलाइन मंगवाया। दूसरा चाकू उसने मार्केट से ही खरीदा था। साथ में वो लोग सर्जिकल ग्लव्स भी खरीदते हैं ताकि कत्ल करते वक्त मौकाए वारदात पर कोई भी फिंगरप्रिंट ना छूटे। इसके बाद जैक ने नींद की गोलियां खरीदकर संध्या को दे दी। संध्या ने 2 अक्टूबर को डिनर तैयार किया। उस रात संध्या ने रायता बनाया था जिसमें उसने बड़ी ही आसानी से नींद की गोलियां भी मिला दी थीं। इसके बाद घर के सभी लोग डिनर करते हैं, लेकिन उस दिन बड़े बेटे अमन की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने रात में खाना नहीं खाया था और यही कारण था वारदात के समय अमन की नींद खुल गई थी। खाना खाने के बाद परिवार के सभी लोगों को नींद आने लगती है। सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। क्योंकि बड़े बेटे अमन ने खाना नहीं खाया था, उसे इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो कमरे में जाकर लेट गया। जाहिर सी बात है संध्या ने उस रायते को नहीं खाया था। सभी घर वालों के सोने के बाद 9:44 पर संध्या अपने प्रेमी जैक को फोन करती है। जैक पहले ही उदयपुर से अपने दोस्त मट्टू सरकार के घर आया हुआ था। उसके साथ कपिल और दीपक भी थे। इसके बाद वो चारों दोस्त 10:30 बजे के आसपास संध्या के घर पर पहुंचते हैं। संध्या छत पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उसने जैक को इशारा कर कर बताया कि घर के सभी लोग सो चुके हैं, लेकिन वो लोग उस समय सिर्फ रेकी करने के लिए आए थे। इसके बाद जैक ने अपने दोस्त मट्टू सरकार को रेलवे स्टेशन पर भेज दिया। वहां से मट्टू सरकार वापस अपने गांव चला गया, लेकिन दीपक, कपिल और जैक ये तीनों लोग इधर उधर टाइम पास करते रहते हैं और फिर 1 बजे के आसपास वो तीनों बनवारी लाल के घर पर पहुंचते हैं। संध्या पहले से ही उनका इंतजार में खड़ी हुई थी। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे तो संध्या भी नीचे आकर घर का गेट खोल देती है। उसने जैक से कहा कि वो यही दरवाजे पर रहेगी, लेकिन तुम अंदर जाओ और जल्दी से अपना काम खत्म करो। इसके बाद जैक और उसके साथी कमरे में पहुंचे। वहां पर बनवारी लाल और उसका बड़ा बेटा अमन सो रहे थे। वो दोनों बेड पर सो रहे थे, जबकि 3 बच्चे हैप्पी, अज्जू और निकी नीचे फर्श पर सोए हुए थे। उसी समय संध्या भी कमरे में आ जाती है। सबसे पहले किराए के दोनों कातिलों ने बनवारी लाल के हाथों को पकड़ा। संध्या ने अपने पति के पैर पकड़ लिए। इसके बाद जैक ने बनवारी लाल के गले पर चाकू चला दिया। जैक ने बनवारी लाल पर ताबड़तोड़ हमले कई बार किए। बनवारी लाल को कत्ल करते समय बड़े बेटे अमन की नींद खुल गई। उसने सब कुछ देख लिया था। वो शोर मचाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कातिलों ने उस पर भी हमला कर दिया। अमन मार्शल आर्ट का खिलाड़ी था। अमन भी उनका विरोध करने लगा, जिनकी वजह से जैक और दोनों कातिलों को भी कई चाकू लगे थे, लेकिन उन्होंने अमन को भी मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद जैक ने हैप्पी, अज्जू और भतीजे निक्की को भी खत्म कर दिया। उन सब को खत्म करने के बाद संध्या ने अपनी स्कूटी की चाबी जैक को दे दी और किराए के कातिलों को तयशुदा रकम यानी 3000 रुपये भी दे दिए। इसके बाद वो तीनों बनवारी लाल की स्कूटी लेकर फरार हो जाते हैं। इधर संध्या ने अपने कपड़ों को साफ किया और अपनी छत पर अपनी बहन के पास जाकर सो गई। उधर वो तीनों कातिल पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। जैक वहीं पर उतर गया। इसके बाद वो किराए के कातिल स्कूटी को लेकर मंडी मोड़ पर आ गए और यहीं पर वो लोग कैमरे में कैद हो गए थे। वहां पर उन्होंने अपने हाथ पैर धोए। उन्होंने स्कूटी को वहीं पर छोड़ दिया और फिर ऑटो में बैठकर वो दोनों भी अपने अपने गांव के लिए निकल गए।
जैक भी ट्रेन पकड़कर उदयपुर पहुंच गया। इधर सुबह होते ही संध्या ने रोने धोने का ड्रामा शुरू कर दिया था, जबकि वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू को जैक ने राजगढ़ रेलवे स्टेशन के पास बहने वाले नाले में फेंक दिया था, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया था। करीब 6 सालों तक चले इस केस में 77 गवाहों को पेश किया। आखिरकार 21 मई 2003 को कोर्ट ने संध्या शर्मा और हनुमान प्रसाद को आईपीसी की धारा 302, 201 के अलावा और भी कई धाराओं के तहत 50-50 हजार रुपये जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।